Today we'll discuss a term called as flux. हम आज टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हेडिंग लगाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक शब्द लगाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आगे चलकर आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ने वाले हो हमारे सिलेबस के अनुसार. फ्लक्स ठीक है. वैसे जनरल आपने नाम सुना होगा फ्लक्स. आज मैं इसका टेक्निकल मीनिंग समझाता हूं आपको. फ्लक्स मतलब क्या होता है. फ्लक्स मतलब क्या होता है. देखो भाई ध्यान से सुनना. हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है चार्ज की कि चार्ज जब किसी बॉडी पे लगाए जाते हैं तो वो अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं. राइट. और इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस का हेल्प लेते हैं, लाइंस का सहारा लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं तो ऐसे क्या जाना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइंस. ये लाइंस इमेजिनरी होती है, ये कोई ऐसे हवा में हमें दिखेगी नहीं 1 2 3 4. ये जैसे कि इमेजिनेशन है. फॉर एग्जांपल हमने दो मैग्नेट रखा तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं ये चेक करने के लिए या तो आपको मैग्नेट डालना पड़ेगा बीच में, मैग्नेटिक मटेरियल. और अगर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है पेपर पे इसे समझाना है तो लाइंस की हेल्प लेनी पड़ती है. राइट. तो मैग्नेटिक में मैग्नेटिक लाइंस होती है और यहाँ पर चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है. वही लाइंस जो आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है. दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. दे और क्या दे कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर एक्सेट्रा वाली. ठीक है. और अगर मैं ये इंटर स्पेसिंग सेम बताता हूँ तो समझ जाना है यूनिफॉर्म फील्ड बन रहा है. यूनिफॉर्म फील्ड बन रहा है. राइट. यूनिफॉर्म टाइप का फील्ड बन रहा है. अब ध्यान से सुनना, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया है. दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टोटल कितनी लाइंस पास हो रही है. बहुत सारी लाइंस पास हो रही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ तो भी. नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड ऑन दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा होगी. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. करेक्ट. आज मैं बात करता हूं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया. ध्यान से सुनो. इस पर्टिकुलर एरिया से जैसे मैं एक छोटा सा एरिया का टुकड़ा लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ आए वो ऐसा क्रॉस सेक्शन है. तो इस पर्टिकुलर एरिया से क्या सारी की सारी लाइंस पास हो रही है. नहीं. इस छोटे से सरफेस एरिया से ds बार से क्या सारी की सारी लाइंस पास हो रही है. नहीं. कुछ लाइंस पास हो रही है. तो वो लाइंस जो पर्टिकुलर एरिया से पास होती है उन लाइंस को बोला जाता है फ्लक्स. उन लाइन को क्या बोला जाता है भाई. फ्लक्स. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया. डेफिनेशन समझो. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया. छोटा एरिया लोगे नंबर ऑफ लाइंस कम रहेगी, फ्लक्स कम रहेगा. ज्यादा एरिया लोगे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा दिखाई देगी. सिंपल सी बात है. क्या करना है, सिर्फ लाइंस को एरिया के साथ जोड़ देना है. तो वो लाइंस जो एरिया से पास होती है उन्हें बोला जाता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आया है समझ में. ठीक है. तो इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं साइड में निकाल के बताता हूँ. देखो इधर इसे मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ. इधर देखो ध्यान से सुनना. ये मेरा एरिया हो गया. एरिया छोटा सा है इसलिए इसको ds बार लिया हमने. सरफेस एरिया चलेगा. da बार भी लेते हैं कुछ बुक में, डजंट मैटर. एरिया जो है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है. यहाँ पे एरिया कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. और एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. कैसी होती है भाई, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. तो फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर मैं आपको कैसे शो करूं. यहाँ ये देखो, मान लो ये मेरा डिवाइस है, ये मेरा प्लेन है. तो इसको जो मेरी पेन दिख रही होगी आपको प्लेन, ये देखो ऐसे. दिस इज द परपेंडिकुलर. आ रहा है समझ में. दिस इज माय परपेंडिकुलर जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं. नॉर्मल. तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. सो दिस इज माय नॉर्मल
ds बार, ये मेरा नॉर्मल हो गया ds बार, ये करेक्ट डायरेक्शन है समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ये दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई बार, करेक्ट। फिर से समझो क्या लिया, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, मान लो ये पाम जो है मेरा क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, इसको नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, ये मैन पेन जो है नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे रखूंगा हाथ में, थोड़ा सा एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, ऊपर रखूंगा तो एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे भी जाएगा एरिया वेक्टर में। और ई बार में आपको एक छोटा सा एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, एंगल थीटा, थीटा, ठीक है, थीटा, समझ आया। तो ऐसा कुछ फिगर है यहाँ पर, ऐसा कुछ फिगर है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन रहेगा द टोटल नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया, जितने भी आप एरिया से पास करना चाहते हो, पासिंग थ्रू या फिर पासिंग, पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया, पर्टिकुलर सरफेस से कितनी लाइंस पास होती है ये हमें फ्लक्स बताता है, फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। जैसे हमारे सिटी में पॉपुलेशन होती है, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है वो मेजर कर लेते हैं, आ रही बात समझ में, तो हमें नंबर पता चल जाता है अप्रोक्सीमेट एवरेज, वैसे ही यहाँ हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया से जितनी लाइंस पास होती है वो हमें फ्लक्स बताता है, फ्लक्स, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, तो मैथमेटिकली उसको ऐसे लिखेंगे, देखो मैथमेटिकली flux can be defined as, flux can be defined as the dot product of, the dot product of, किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो फॉर्मूला बनेगा भैया फ्लक्स का, क्या फॉर्मूला बनेगा, फ्लक्स का, करेक्ट। तो बोलो भाई किसका किसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ई बार का और एरिया वेक्टर डीएस बार का। अब मैंने एरिया वेक्टर छोटा लिया है, मैं छोटे फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, पूरे बॉडी के फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने क्रॉस सेक्शन की, तो यहाँ से फ्लक्स भी हम d5 लिखेंगे, d5। और आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसीलिए फ्लक्स जो है वो, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी। तो दो वे में हमने डेफिनेशन लिखी है, पहला डेफिनेशन हमने कंसेप्चुअल देखा है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया, और दूसरा डेफिनेशन हमने देखा है मैथमेटिकली कि डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इतनी बातें समझ आई होती है, रिप्लाई कर दो भैया, तो मैं फिर इसके यूनिट के बारे में और डायमेंशन के बारे में चर्चा करता हूँ। समझ आया इतना, कोई कंफ्यूजन, अंडरस्टूड, जस्ट फील करते चलो, मैं जो बोलते जाता हूँ, क्योंकि दिखने वाली टर्म तो है ही नहीं, हवा में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जस्ट फील करते चलना है। लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइंस इमेजिनरी कंसेप्ट है। जैसे हमने यहाँ चार्ज रख दिया, तो क्या ऐसे लाइंस दिखेगी हवा में, नहीं, जैसे समझने के लिए, पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, कम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं छोटा चार्ज है, ज्यादा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ज्यादा है चार्ज का, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे। बात करें इसके यूनिट की, तो ऐसा यूनिट देखो, यूनिट बनता है फॉर्मूला से, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम्ब
और एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मेरा यूनिट बन गया है न्यूटन पर कूलम। या फिर दूसरा यूनिट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था वोल्ट पर मीटर, याद है ना, वोल्ट पर मीटर, और इनटू मीटर स्क्वायर हो गया ये, इनटू मीटर स्क्वायर दिख रहा है ना, इनटू मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा और मेरा यूनिट बनेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आया भाई समझ में? बहुत अच्छे। अब इसका डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो चलो डेफिनेशन बनाते हैं। चलो डायमेंशन बनाएंगे। सबसे पहले मैं न्यूटन का डायमेंशन लिखता हूँ, m1 l1 t माइनस 2। वेरी गुड। मीटर का डायमेंशन l2 हो जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाय अपॉन में किसका डायमेंशन है, कूलम का। कूलम होता है करंट इनटू टाइम। आई विल राइट T1 I1, T1 I1 ये करंट कूलम का, याद रखो, बेसिक है ये। चलो फिर तीनों का समअप कर दो, तीनों का समअप कर दो। तो L की पावर 3 दिख रहा है, M की पावर 1 दिख रहा है, और नीचे T की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो व्हाट शुड बी डायमेंशन, फाइनल डायमेंशन क्या बन जाएगा भी बोलो, कमेंट करो जल्दी से। फाइनल डायमेंशन हो जाएगा M की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा, और I की पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है वो नीचे का? मैं थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए नीचे कर लेता हूँ सीधे। वेरी गुड, श्रवण करेक्ट किया है। M1 L3 T-3 I-1, I-1 आ गया है समझ में? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया? चलो अब मैं आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करता हूं कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या आया है प्यारे बच्चों, ई बार डॉट डी एस बार। अब आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है किसी भी दो वेक्टर का। जैसे ए बार डॉट बी बार कैसे लिखते हो आप, ए बी कॉस थीटा, राइट, ए बी कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ ई बार डॉट डी एस बार को कैसे लिखोगे आप, यस, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। यस और नो, यस और नो। चलो थोड़ा सा हम इससे मैक्सिमम मिनिमम चर्चा करेंगे। देखो थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ सीधे। तो क्या बना भाई फॉर्मूला, फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया है, हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वैसे भी स्केलर होता है। चलो बात करें डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, तो आई कैन राइट ए बी कॉस थीटा। चलेगा ऐसे, चलेगा ऐसे, ई कॉस थीटा डी एस, कॉस थीटा को बीच में डाल दिया मैंने, ये इसका स्केलर फॉर्म। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो आप कॉस थीटा आप जानते हो, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ या ना? तो कॉस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखो, तो हमारा जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम दिख रहा है ना, cos 0 1 मैक्सिमम होता है, so दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स। आया केस समझ में? तो इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सेकेंड केस, अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए
90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बोला भैया फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? cos 90 जीरो होता है, cos थीटा जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा फ्लक्स जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो। ये केस क्या है? मान लो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर पे ऐसे। क्लियर? केस नंबर 3, अगर थीटा का वैल्यू 180 हो जाए पाई रेडियन, तो cos थीटा हो जाता है -1 और तभी जानते हैं फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला माइनस ई इंटू डी एस विच इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फ्लक्स। समझ गए बात को? इसके अलावा ज्यादा केस बना के क्या मतलब है? तो इसको नोट कर लो। तो ये केसेस से ये समझाना चाहता है ये कि फ्लक्स कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, और मैक्सिमम कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ देखो ऑपोजिट है डायरेक्शन, इसीलिए तो एंगल 180 है, 180 है। ठीक है भैया, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, केसेस समझ आए हैं तो रिप्लाई कर दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लिया भाई? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो जहां भी वेक्टर क्वांटिटी आती है आपको डायरेक्शन के बारे में हमेशा ध्यान रखना होता है। ऑलवेज थिंक अबाउट द डायरेक्शन। चलो एक क्वेश्चन हम देखते हैं इससे। सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, विल सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, इन ए रीजन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको? इलेक्ट्रिक, थोड़ा नीचे लिखो। इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको ई बार इज इक्वल्स टू, ई बार इज इक्वल्स टू हाँ 2i बार प्लस 3j बार, 2i बार प्लस 3j बार वेक्टर के फॉर्म में दिया है। आगे बोला है फाइंड, फाइंड नेट फ्लक्स, नेटफ्लिक्स नहीं है, नेटफ्लिक्स, एक ने मुझे नेटफ्लिक्स लिख के भेजा था डाउट में, सर नेटफ्लिक्स क्या होगा? तो इतना भी यूट्यूब मत देखना, इतना भी नेट मत सर्फ करो। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया ऑफ साइड, ऑफ साइड 2 मीटर, जिसकी साइड 2 मीटर है, पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल है ये, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ठीक है भाई, ये बहुत ही इजी सवाल है लेकिन इसमें आपको कुछ सीखने मिलेगा। मैं हर सवाल ऐसा लेता हूं कि आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने मिलता है। सो रादर देन
50 फॉर्मूला लिखाने के हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे अप्रोच करना है उसको। ये क्वेश्चन मैंने जिस टेक्स्ट बुक से उठाया है तो वहां पे ए आई बार प्लस बीजे बार करके दिया है। तो मजा नहीं आता है मुझे वेरिएबल्स में, जब तक वैल्यूज नहीं आती है तब तक हमें फील नहीं आता है। ठीक है, वैल्यूज से मजा आएगा भाई कि सच में कितना फ्लक्स बनने वाला है। इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है वैल्यूज में। एबीसी में कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम यार, क्या ही वही ए बी सी एक्स वाई जेड, मैथ्स में तो पढ़ते ही हम। चलो ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ वेक्टर की भाषा में 2i बार प्लस 3j बार, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बोला है फाइंड नेट फ्लक्स, हमें फ्लक्स पता करना है। फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाई लिखो या डी फाई लिखो, डजंट मैटर। एंड आगे बोला है कहां से, स्क्वायर एरिया से, स्क्वायर एरिया से। तो मैं एरिया लिख देता हूँ, देखना एरिया लिख देता हूँ मैं, एस बार लिखो या डी एस बार लिखो, डजंट मैटर। स्क्वायर क्या होगा एरिया का, उसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पहले शब्दों में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, कितना होता है भाई, साइड स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर स्क्वायर। तो मैं अब इसको वेक्टर की भाषा में लिखता हूँ, एस बार इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, एस बार इज इक्वल टू 4, ये देखो एरिया आया है 4, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसको आई जे के लगाना पड़ेगा। आई लगाना है, जे लगाना है या के लगाना है, ये पता चलेगा लास्ट लाइन से, इस पे अंडरलाइन करो। YZ प्लेन, YZ प्लेन, YZ प्लेन। तो देखो मान लो मेरा जो ये डिवाइस है ये YZ प्लेन में रखा हुआ है, YZ ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर चाहिए तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। आप खुद बताओ मुझे प्यारे बच्चों, YZ प्लेन को कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, कमेंट फास्ट। YZ को प्लेन कौन सा परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस, एक्स प्लेन। आई बात समझ में? तो मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर आई लगाना चाहिए, जे लगाना चाहिए, के लगाना चाहिए, मैंने लगाना चाहिए आई, आई बार अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो चाहे तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिंस सिंस एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, YZ प्लेन को एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, और एक्स एक्सिस मतलब कौन सा वेक्टर जाएगा, आई कैप। क्लियर है? बस यही समझाना था मुझे इस क्वेश्चन में। ठीक है, वर्टिकल रखो हॉरिजॉन्टल रखो, डजंट मैटर बेटा। किसी ने पूछा है सर कैसे रखना है YZ को, प्लस आई भी आ सकता, माइनस आई भी, डजंट मैटर, डजंट मैटर। स्केलर है ना वो, स्केलर तुम्हें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँ तो मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट होता तो तुम जानते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में साइन चेंज होते हैं, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। चलो फिर फॉर्मूला लगाएगी, फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई बार डॉट एस बार या फिर डी एस बार। ठीक है, चलो ई बार का वैल्यू कितना है भाई, ई बार का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट एस बार का वैल्यू है 4i कैप, 4i कैप। और आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट आता है लेते, कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई का कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आई का कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 का 8 हो जाएगा ये 8, और जे का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो नो नीड टू टेक, हमारा आंसर आएगा 8। यूनिट बोलो, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। करेक्ट है भाई? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी आप लोग के डाउट है मैं अब क्लियर करता हूँ। किसी ने तो भी कुछ पूछा है,
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ही क्यों लिया? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस नहीं। अरे यार मुझे एक बात बताओ, देखो इधर मेरी बात, ये मेरे 3 एक्सिस है, ये मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, ये जेड है। तो मेरी बात बता बच्चे, ये मेरा वाई जेड प्लेन हुआ, मेरा हाथ देखो, ये देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये मेरा वाई हाथ हुआ, वाई जेड प्लेन नहीं है, देख लो फिर से, ऊपर जा रहा है मेरा हाथ और बाहर आ रहा है, बाहर आना मतलब जेड, ऊपर जाना मतलब वाई। तो इसको परपेंडिकुलर कौन है, इसको नॉर्मल कौन है? ये पेन जो मैंने ड्रॉ किया है, पेन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। अरे अभी आया क्या समझ? सिंपल सी बात है, वाई जेड बोला तो एक्स ले लेने का, जेड एक्स बोला तो वाई लेना है, और वाई एक्स बोला तो जेड ले लेना, जेड मतलब के कैप, सिंपल। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं कह रहे बच्चों? तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वेश्चन में बस वो यही चेक करना चाहता था, आपको मीनिंग समझता है क्या नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन का, दैट्स इट। बाकी कैलकुलेशन तो कुछ थे ही नहीं इसमें। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्लक्स का, प्यारा सा क्वेश्चन, यू शुड ट्राई दिस। रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड, इसके साइड्स दिए हुए हैं आपको 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 10 cm एंड 15 cm, placed inside, कहाँ रखा हमने इसको? placed inside यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 25 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, such that normal to the surface, such that normal to surface makes an angle 60 degree with direction of field, with direction of field, फील्ड की डायरेक्शन के साथ में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस। चलो भाई ट्राई करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और ई कॉस थीटा डीएस लगा देना है, दैट्स इट, ई कॉस थीटा डीएस। ट्राई करो सब लोग, पहले रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखो।
चलो भाई, क्या आ रहा है आंसर, कमेंट करो फटाफट 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 फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्ट दिया है 25 न्यूटन प्रति कूलम। एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर है ना, 10 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ऐसे किया है, ऐसे ही किया है। चलो, एंगल का वैल्यू दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और आपको फ्लक्स का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो सीधा सिंपल फॉर्म है हमारे पास में, ई कॉस थीटा ds। ds लिखो या s लिखो, डजेंट मैटर, ई कॉस थीटा ds। पाई लिखा है तो s लिख दिया मैंने, डी पाई लिखो तो ds लिख दीजिए। ठीक है, चलो फिर ds लिख दो, डजेंट मैटर, ds लिख देता हूँ यहाँ पे। तो E का वैल्यू है 25 cos 60 इंटू 150 10⁻⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁻⁴, करेक्ट। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये हो जाएगा 25 इंटू 1/2 इंटू 150 10⁻⁻⁴। भाई मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ, तो टेल मी द आंसर। क्या रहा भाई, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, तो और वेरीफाई हो जाए तो मैं, ओके वही आ रहा है क्या संकेत, करेक्ट आंसर है। आई हैव अपलोडेड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, यू कैन गॉन थ्रू द वीडियो। ठीक है, पहले वीडियो में आपको सारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मिल जाएगा, सेकंड वीडियो में यू विल सी अ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ, हो सकता है आपके बैच में मैंने 5 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया होगा, तो वीडियो में हो सकता है 10 माइक्रोकूलम दिखे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, या तो डायरेक्ट आप साउंड वेव का लिंक तो आपको मिला ही है, साउंड वेव का लिंक मिल गया ना। चैनल नेम इज खान सर फिजिक्स। ठीक है, मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपने बेलेकर सर को बोल देना। चलो भाई ठीक है, साउंड वेव्स भी आ गया है वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गया है, डे बाय डे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। लॉज ऑफ मोशन भी आ जाएगा मे बी टुमारो। चलो, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 1.8 10⁻⁻2, ऐसा लोगों ने बोला है मुझे, 1.8 10⁻⁻2, और यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। क्लियर है भैया कॉन्सेप्ट, आ रहा है समझ में? चलो फिर, तो हर क्वेश्चन में यू विल सी थोड़ा थोड़ा चेंज, जिससे आपको और क्लियरिटी होती जाएगी, कंफ्यूजन हटते जाएगा कि ये गिवन रहा तो कैसे करना है, वो गिवन रहा तो कैसे करना है। एक क्वेश्चन और लेंगे फिर स्टॉप करेंगे। कल हम कल हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसे हम गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। तो कल का जो है गॉस लॉ रहेगा, ये वीडियो भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, 2-3 बजे तक। ठीक है, देखो भाई क्या लिखा है, चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑफ 10 म्यूसी माइक्रोकूलम placed at center, placed at center of hemisphere
हेमिस्फीयर के सेंटर पे रखा है हमने, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके सर, फुल स्टॉप। फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, गुड क्वेश्चन। फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स फ्लो होगा ये बताना है। आसान सवाल, कॉन्सेप्चुअल है बट ये देखो, ये मैंने हेमिस्फीयर ड्रॉ किया है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है। ये इसका सेंटर है मान लो O, और इसके सेंटर में मैं एक चार्ज रख देता हूँ Q नाम का, Q नाम का एक चार्ज रख देता हूँ। अब आप बताओ, जब ये चार्ज अपने आसपास फील्ड बनाएगा तो लाइंस कहाँ जाएगी? बाहर की ओर जाएगी। यस और नो? लाइंस कहाँ जाएगी भाई? बाहर की ओर जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ जाती है? आउटवर्ड। यू विल सी, अब अंदर से तो दिखाई नहीं देगी, पूरा स्फीयर है वो, तो हमें बाहर से ऐसी लाइंस जाती हुई दिखेगी। सी दिस, दिख रहा है आपको? दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सारी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैं इसको रेड से ड्रॉ कर देता हूँ, ई बार है, ई बार क्या है भाई? ई बार, ठीक, ई बार है। दूसरी बात, दूसरी बात, एरिया वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, और एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? तो देखो, हर सरफेस एरिया को देखो, ये वाले छोटे से एरिया को देखो आप, हर सरफेस एरिया को देखो, ये वाला एरिया, इतना एरिया, इसको नॉर्मल कहा जाएगा? फील करो, ऐसा ये कर्व, उसको नॉर्मल कहा जाएगा? उधर ही जाएगा ना, सेम डायरेक्शन। ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, यहाँ के एरिया इसको नॉर्मल, यहाँ का एरिया इसको नॉर्मल, यहाँ का एरिया इसको नॉर्मल। तो बोलने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी। यहाँ पर सेंटर में चार्ज रखने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, और हर सरफेस एरिया को, हर छोटे छोटे पार्ट को नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, क्या ये बात सबको समझ आई? यहाँ पर बनने वाला एंगल 0 है, 0। अरे बोलो भैया, क्या यह इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आई? करेक्ट। बस फिर यही कॉन्सेप्ट था इसमें, बाकी की चीजों में कुछ खास बातें रखी नहीं है। दिस वाज द इम्पोर्टेंट टर्म। अब आगे क्या करना है? सिर्फ फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देना, फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देना है। करो तो ट्राई। मुझे कमेंट करके बताओ, आपको इतना ये पार्ट समझ आया क्या, कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है? जल्दी से फटाफट। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इफ आई राइट द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डीएस, तो मेरे पास में एरिया तो मिल जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया मैं जानता हूँ, स्फीयर का आधा हो जाएगा, ये भी मुझे पता है। कॉस थीटा भी मुझे पता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 आ चुका है। बट प्रॉब्लम जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि वहां लिखा नहीं है वो कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो मैं, मुझे डेंसिटी नहीं पता है स्फीयर की, समझ रहे हो प्रॉब्लम? आई डोंट नो द डेंसिटी, इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरी टेक्निक यूज करेगी, और उसी टेक्निक का नाम होता है गॉस लॉ। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कौन देगा? गॉस लॉ। उसके लिए आपको
नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। गॉट इट? सो टाइम अप हो रहा है।